Hello students, my name is Sandeep Khatri and I welcome you to my session on भारतीय साक्ष्य अधिनियम। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसका नाम है लॉ सेमेस्टर Q&A सीरीज। तो अगर आप इंडिया के किसी भी लॉ कॉलेज में पढ़ रहे हैं और आपके सिलेबस में है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तो ये सीरीज पर्टिकुलरली काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे हमारी लास्ट यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 10, जो कि है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। और जो आज 3 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा इन रिलेशन टू क्रॉस एग्जामिनेशन, उसके बाद डिस्कस करेंगे अबाउट लीडिंग क्वेश्चंस, और लास्ट में डिस्कस करेंगे अबाउट द इंपीचिंग द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस। तो ये 3 क्वेश्चंस आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग अ सेकंड। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इन रिलेशन टू क्रॉस एग्जामिनेशन, इस क्वेश्चन को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज कि व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन है क्या। उसके बाद आपसे पूछिए कि इंपॉर्टेंस क्या है क्रॉस एग्जामिनेशन की, और लास्ट में आपसे पूछा है कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन। तो पहले तो आप ये बताइए इस क्वेश्चन में कि क्रॉस एग्जामिनेशन का मतलब क्या है, फिर बताइए इंपॉर्टेंस क्या है, बेसिकली क्यों करते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन, और फिर लास्ट में आपको ये बताना है कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि आप ड्यूरिंग द क्रॉस एग्जामिनेशन पूछ सकते हैं। राइट? तो जब हम मीनिंग की बात करते हैं तो आप यहां पे रेफर कर सकते हैं सेक्शन 142 क्लॉज 2 को, जो कि मीनिंग बताता है क्रॉस एग्जामिनेशन का। द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड हिज क्रॉस एग्जामिनेशन। तो जब भी किसी विटनेस का क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा। विटनेस का एग्जामिनेशन मतलब उससे किस तरीके से होगा एग्जामिनेशन, सवाल जवाब पूछे जाएंगे जब, ठीक है। बाय द एडवर्स पार्टी, एडवर्स पार्टी का यहां पे क्या मतलब है, एक पार्टी है जो विटनेस को लेकर आती है, जो कि उसका एग्जामिनेशन इन चीफ करती है, जो कि उसका री एग्जामिनेशन करती है। तो जो दूसरी पार्टी होगी वो कौन होगी, एडवर्स पार्टी होगी। तो वो जब एडवर्स पार्टी जब विटनेस का एग्जामिनेशन करती है तो उसी एग्जामिनेशन को हम क्रॉस एग्जामिनेशन कहते हैं। और ये हमारा बहुत बढ़िया आंसर बन जाएगा व्हाट इज क्रॉस एग्जामिनेशन, जिसमें आपने रेफरेंस भी दे दिया है कि कौन से सेक्शन के कौन से क्लॉज में इसका मीनिंग लिखा हुआ है। अब यहां पर आप एक और रेफरेंस दे सकते हो इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ, दैट इज कि पार्ट 4, टोटल कितने पार्ट्स हैं बीएसए में, 4 ही पार्ट्स हैं। तो जो लास्ट पार्ट है पार्ट 4, उसका जो आपका चैप्टर नंबर 10 है बीएसए का, उसी में ये कॉन्सेप्ट आपका डील होता है। मेन बॉडी में जो आप आंसर लिखोगे उसमें आप ये दोनों पार्ट्स को डिस्कस करोगे। पहला इंपॉर्टेंस क्या है, इन शॉर्ट की आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन इज टू इलिसिट द ट्रुथ, सच को बाहर निकालना, कोर्ट को सच बताना, विच मीन्स कि एग्जामिनेशन इन चीफ में अगर कोई भी झूठ बोला गया है तो उस झूठ को आपको यहां पर पकड़ना है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं इसकी प्रैक्टिकल सिनेरियो में बात करूं तो आस्किंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन इट्स इटसेल्फ अ आर्ट। ठीक है, ये अपने आप में एक आर्ट है, एक बहुत बड़ी स्किल है जो कि यूजुअली आपको एक्सपीरियंस से आती है। राइट? कि मैं ऐसा क्या सवाल पूछूं कि जो आपका विटनेस है, जिसने एग्जामिनेशन इन चीफ में भर भर के झूठ बोला है, वो यहां पर एक्सपोज हो जाए पूरी कोर्ट के सामने, पूरी कोर्ट के सामने। और यही ऑब्जेक्टिव होता है क्रॉस एग्जामिनेशन का। राइट? तो अब इसके लिए ना ये एक बहुत ही थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि मेरे को कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं और किस तरीके से पूछने हैं कि सच जो है कोर्ट के सामने आ जाए, जिसको हम कहते हैं लेमन भाषा में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। अब आते हैं लास्ट पार्ट पे, कौन कौन से क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तो यहां पर आप जो है सेक्शन 149 को जो है वो डिस्कस कर सकते हैं, इवन इसकी एक्सेप्शन को भी डिस्कस कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चंस ड्यूरिंग क्रॉस एग्जामिनेशन आप नहीं पूछ सकते हैं। तो कौन से आप पूछ सकते हैं, when a witness is cross-examined, he may, in addition to the questions herein before referred to, be asked any questions which stand. ठीक है जी। So सबसे पहला to test his veracity, तो ये आपका सबसे पहला पॉइंट आएगा यहां पे कि उसकी सच्चाई। ठीक है, कि भाई कितना सच बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी सवाल होंगे जिनके जवाब में आपको ये उसकी वेरासिटी चेक होगी, वो सारे के सारे सवाल आप पूछ सकते हो। Followed by the next one, to discover who he is and what is his position in life. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वो है कौन और उसकी लाइफ में पोजीशन क्या है। बेसिकली अब यहां पर अगर मैं बात करूं, एक विटनेस आए हैं
जो कि एक स्कूल में टीचर है या वो एक स्कूल में प्रिंसिपल है एंड सो ऑन, और दूसरी तरफ हमारे पास एक विटनेस है जो आए हैं जो कुछ नहीं करते हैं, पहले भी 2-3 बार जेल जा चुके हैं, अपनी सोसाइटी में बदनाम है। तो अब यहां पे अगर दो विटनेस आपके पास आ रहे हैं तो फॉर ऑब्वियस रीजंस किस विटनेस पर आपकी जो है ज्यादा यकीन होगा, किसकी एविडेंशियरी वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी? सो ऑब्वियसली एक रेप्यूटेड पर्सन की। ठीक है जी, तो यहां पर हम जो है जानना चाह रहे हैं कि हु ही इज एक्चुअली एंड व्हाट इज हिज पोजीशन इन लाइफ। अब देखो जब हम ये बात करते हैं ना कि टू डिस्कवर हु ही इज, तो यहां पर हम यहां पर भी इस कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर करेंगे कि व्हाट काइंड ऑफ विटनेस ही इज, लाइक ही इज अ चाइल्ड विटनेस, चांस विटनेस, इंटरेस्टेड विटनेस, हॉस्टाइल विटनेस एंड सो ऑन, ताकि वहां से भी हम उनकी वेरासिटी को जो है वो चेक कर सकें, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए। राइट, अब आते हैं नेक्स्ट, द लास्ट वन, टू शेक हिज क्रेडिट। अब ऐसे कुछ सवाल पूछना जो उसके क्रेडिट पर ही सवाल उठा दे, जैसे देयर आर सम विटनेसेस यू नो हु आर फेमस इन द कोर्ट्स कि भैया ये हर एक केस में विटनेस बनने के लिए तैयार होते हैं, फेवरेट्स, कुछ फेवरेट्स होते हैं ऑफ पुलिस के, कुछ फेवरेट्स होते हैं पार्टीज के, वो कोर्ट में ही घूमते हुए मिल जाते हैं। क्या करते हैं जी, हम विटनेस बनते हैं सभी केस में। अच्छा 500,000 दीजिए, जहां आपको खड़ा करना है, जो बुलवाना है वो बुलवा लीजिए। नाउ व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दैट इज। तो टू शेक हिज क्रेडिट, क्या उसके कैरेक्टर पे भी क्वेश्चंस उठाए जा सकते हैं? बिल्कुल उठाए जा सकते हैं। To shake his credit by injuring his character, although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him, or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture। ठीक है जी, तो इवन उसके कैरेक्टर को इस तरीके से भी इंजर किया जा सकता है जो कि उनको एक्सपोज कर दे कि भाई टू एनी काइंड ऑफ अ पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ पेनल्टी और फॉरफीचर। अब कौन से क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते हो, अगर आप चाहो तो इस आंसर में, अगर डिपेंडिंग अपॉन कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, आप एक्सेप्शन भी इसकी जो है यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर सकते हो इस आंसर में, विच इज कि बेसिकली अगर ऑफेंस इज रिलेटेड टू रेप, ठीक है, तो रेप वाले ऑफेंसेस में आप जो है कैरेक्टर पे क्वेश्चंस नहीं पुट अप कर सकते अबाउट द विक्टिम, या उनके सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में जो है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में नहीं पूछ सकते हो। सो दीज आर सम एक्सेप्शंस कि कौन से क्वेश्चंस आप नहीं पूछ सकते हो। यहां पे एक लैंडमार्क जजमेंट भी मैंने जो है ऐड ऑन किया है, विनोद कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2014 सुप्रीम कोर्ट। यहां पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बात की कि ये क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ आफ्टर अ ईयर एंड 8 months, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा टाइम पीरियड है। ठीक है, यूजुअली इतना टाइम पीरियड नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से चीजें जो है वो नहीं होनी चाहिए कि क्रॉस एग्जामिनेशन होने में इतना टाइम लग रहा है। ठीक है, the court has a sacred duty to see that the trial is conducted as per law. If adjournments are granted in this manner, it would tantamount to the violation of rule of law. ठीक है जी, तो दिस मतलब इस तरीके की और भी क्रॉस एग्जामिनेशन पे अगर आपको कोई भी जजमेंट मिलती है, एक या दो, वो आप अपने आंसर में एड ऑन कर सकते हो। सो दैट इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट। तो आई होप हमने तीनों पॉइंट्स को आंसर कर दिया है ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 36, जो कि बात करता है व्हाट इज लीडिंग क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन तो यही हो गया, और दूसरा कौन से सर्कमस्टांसेस में लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कब लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में एक ही सेक्शन है जो कि पूरा का पूरा इस क्वेश्चन को आंसर कर देता है, दैट इज सेक्शन नंबर 146। ठीक है, अब पहले तो मीनिंग ऑफ लीडिंग क्वेश्चन को लिखते हैं। कोई भी सवाल जो कि सजेस्ट करता है आंसर को, विच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव, उसी को हम लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। और ये आपका सेक्शन 146 का क्लॉज 1 में ही मीनिंग भी गिवन है। अब इसको एक इलस्ट्रेशन में समझते हैं। अगर मुझसे पूछा जाता है क्या आपका नाम संदीप खत्री है, तो अब जो सवाल पूछा जा रहा है उसी में जवाब भी है, तो दैट इज अ लीडिंग क्वेश्चन। जब भी सवाल में ही जवाब होगा और एडवोकेट इस तरीके से पूछ रहा है कि बस तुम्हें हां में हां मिलाकर आगे चलते जाना है, ठीक है, सो दैट इज बेसिकली योर लीडिंग क्वेश्चन, द मीनिंग ऑफ लीडिंग क्वेश्चंस। तुम्हारा नाम क्या है, दिस इज नॉट अ लीडिंग क्वेश्चन। क्या तुम्हारा नाम संदीप खत्री है, दैट इज अ लीडिंग क्वेश्चन। तो आई होप कि आपको मीनिंग ऑफ लीडिंग क्वेश्चन तो क्लियर है, और आप ये सेक्शन 146 क्लॉज 1 को भी रेफर कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, whether and in what circumstances a leading questions may be asked during examination of witness। अब इस सवाल से हमें यह तो पता लग गया कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जब आप लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जब आप नहीं पूछ सकते।
अब इस पॉइंट पे आने से पहले एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जो आप यहां पे डिस्कस कर सकते हो मेन बॉडी में, दैट इज व्हाई इन सर in some circumstances it is allowed and in some it is not allowed. ऐसा है क्यों, ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया क्यों हमने? अब इसकी रीजनिंग सुनिए। देखिए, लॉ में वर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस है और मुझे लगता है कि एज अ लॉ स्टूडेंट, एज एन एडवोकेट, आपसे बेहतर इस बात को कोई नहीं समझ सकता कि शब्दों की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक स्पेसिफिक वर्ड का यूज होना बहुत जरूरी है कुछ जगह पर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप लॉ पढ़ते हो तो आपको पता है कि अच्छा, इफ दिस इज अ केस ऑफ मर्डर और इफ दिस इज अ केस ऑफ रेप, तो इसके कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगे, अगर विटनेस वो यूज करेगा तो वो इसेंशियल्स फुलफिल हो जाएंगे, चाहे उसका फैक्ट इन इश्यू हो या रेलिवेंट फैक्ट हो, वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एडवोकेट्स को बहुत अच्छे से पता है। अब दूसरी तरफ आते हैं, दूसरी तरफ कौन है? विटनेस। और हम यही प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि विटनेस हैज नो आइडिया अबाउट द लॉ। वो एक जनरल आदमी है, उसने बस एक मर्डर होते हुए देखा, अब वो आके कोर्ट में बता रहा है। अब ये बहुत जरूरी है कि वो कोर्ट को वो चीजें बताए जो उसको पता है और जिस तरीके से उसको पता है, ना कि इस तरीके से कि एडवोकेट साहब कहें कि नहीं नहीं ऐसे बोलना, ऐसे बोलना, अच्छा फिर तुम ये लाइन बोलना, अच्छा ये तो बिल्कुल मत बोलना, अच्छा ये वर्ड तो जरूर बोलना। जिसको हम कहते हैं कि वकील साहब सिखा के लेकर आते हैं विटनेसेस को। यूजुअली तो सिखा कर लेकर आते हैं, बट फिर भी कोई भी कितना भी सीख के आए, व्हेन इट कम्स टू द कोर्ट ऑफ लॉ और बाद में उसका क्रॉस तो होना ही है, तो कहां तक सिखा कर लाओगे? ठीक है, बट स्टिल द कॉन्सेप्ट हियर इज कि विटनेस जो है वो कोर्ट को जब एविडेंस दे रहा है अबाउट द फैक्ट्स जो उसे पता है, तो वो अपनी ही तरीके से उनको बताए, ना कि एडवोकेट्स के वर्ड यूज करके। क्यों? क्योंकि एडवोकेट्स के वर्ड्स या एडवोकेट की लाइंस यूज करके तो स्टोरी कुछ और भी बन सकती है जो एडवोकेट बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए इन शॉर्ट कि एडवोकेट गाइड नहीं करेगा किसी भी विटनेस को, एडवोकेट गाइड नहीं करेगा किसी भी विटनेस को, इसीलिए हमने कहा कि लीडिंग क्वेश्चंस अलाउ ही नहीं करेंगे। भाई, आप अगर सवाल में ही जवाब पूछ रहे हो, अगर आप सवाल में ही जवाब दे रहे हो, तो फिर मतलब आप पूछ ही क्या रहे हो? आप तो गाइड कर रहे हो ना कि हाँ हाँ बस मेरी हाँ में हाँ मिलाता जा। नो, आपको ऐसा नहीं करना। इसीलिए हमने कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे बनाए जिसमें आप लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते, और जिनमें पूछ सकते हैं वहां पे ऑब्वियसली कौन, जो एडवोकेट है वो क्या करना चाहता है, जहां जहां आप, फॉर एग्जांपल क्रॉस एग्जामिनेशन में जो आपका एडवोकेट है वो लीडिंग क्वेश्चंस पूछ सकता है। क्यों पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, वहां पे प्रॉब्लम क्यों नहीं है? क्योंकि एडवर्स पार्टी और विटनेस वो तो एक दूसरे से मिले ही कोर्ट में होंगे, और जब मिले ही कोर्ट में है और उनका तो काम है कि उसको झूठ पकड़ना है उसको, ठीक है, तो इसीलिए वहां पे हमने अलाउड कर दिया। लेकिन अगर आप अपना विटनेस लेकर आए हो तो हम यूजुअली अलाउड नहीं करते। तो आई होप कि इस पूरे डिस्कशन से आपको यह समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन पूछा क्यों जा रहा है, राइट? अब आ जाते हैं कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जब आप पूछ सकते हो और कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जब आप नहीं पूछ सकते हो। तो सेक्शन 146 बहुत अच्छे से आंसर कर देता है क्लॉज 2 और क्लॉज 3 में। लीडिंग क्वेश्चंस मस्ट नॉट, कब नहीं पूछे जाने चाहिए? इफ ऑब्जेक्टेड टू बाय एडवर्स पार्टी, अगर एडवर्स पार्टी ने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया। अब एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्शन क्यों उठाएगी? बिकॉज ही इज लीडिंग द विटनेस। एक काफी फेमस डायलॉग भी है वैसे तो ट्रायल कोर्ट का, डोंट लीड द विटनेस, ठीक है, बाय आस्किंग लीडिंग क्वेश्चंस, तो वो यहीं से निकला है। So if objected to by the adverse party be asked in an examination in chief or in re-examination, तो यहां पर तो नहीं पूछे जाने चाहिए, except कब पूछे जा सकते हैं? with the permission of the court। तो अब जब एडवर्स पार्टी ऑब्जेक्ट करेगी तो अब ये कोर्ट के ऊपर है कि वो ऑब्जेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। अब यहां पर एक और पॉइंट है कि कोर्ट कैसे अलाउ करेगी या डिसअलाउ करेगी, आइए देख लेते हैं। दैट इज क्लॉज 3 बात करता है, द कोर्ट शैल परमिट लीडिंग क्वेश्चंस। कौन से लीडिंग क्वेश्चंस को परमिट कर देगी? जो अपने आप में इंट्रोडक्टरी हैं, मतलब भाई इंट्रोडक्शन ही तो दे रहे हैं। अब क्या आपका नाम संदीप खत्री है? अरे भाई उसका नाम तो वही है ना, अब नाम से तुम क्या ही, मतलब ये तो इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है जी। और अनडिस्प्यूटेड मतलब जिस पर कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, दूसरी पार्टी भी इस बात को मान रही है इनका नाम संदीप खत्री है, हम भी मान रहे हैं इनका नाम संदीप खत्री है,
तो अनडिस्प्यूटेड मतलब जिस पे कोई डिस्प्यूट है ही नहीं, और विच हैव इन इट्स ओपिनियन बीन ऑलरेडी सफिशिएंटली प्रूव्ड, या हम ऑलरेडी कोर्ट में इतने एविडेंसेस दे चुके हैं कि वो बात हमने कोर्ट में प्रूव कर दी है, तो तब उन केसेस में लीडिंग क्वेश्चंस को अलाउ कर देंगे। और कब पूछे जा सकते हैं? क्लॉज 4, लीडिंग क्वेश्चंस में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन में तो पूछे ही जा सकते हैं। और अब इसकी रीजनिंग कि कब पूछे जा रहे हैं तो क्यों पूछे जा रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, और कब नहीं पूछे जा रहे हैं तो क्यों नहीं पूछे जा रहे हैं वो रीजनिंग भी मैं ऑलरेडी आपको इसके इंट्रोडक्शन में ही बता चुका हूं। ठीक है जी, इसको कंक्लूड करते हैं अगेन लैंडमार्क जजमेंट से, बरिंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। ये अगर आपने आईपीसी पढ़ा होगा या जब आप बीएनएस पढ़ोगे तो कलकत्ता हाईकोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट आता है। यस, दिस इज द सेम केस जो आपका सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी में हम पढ़ते थे। ठीक है, तो उसी की एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? इट इज द कोर्ट दैट डिटरमाइंस द वैलिडिटी। तो ये कोर्ट डिसाइड करती है, क्या डिसाइड करती है? कि वैलिडिटी ऑफ लीडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, कि लीडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, एंड नॉट द हैंड्स ऑफ काउंसिल। एडवोकेट साहब नहीं करेंगे ये डिसाइड। ठीक है जी, हु इज आस्किंग द लीडिंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा कि ये तो कोर्ट डिसाइड करती है कि कब पूछे जा सकते हैं, कब पूछे नहीं जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 37, जो कि बात करता है राइट शॉर्ट नोट ऑन इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस। तो सबसे पहले तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक्सपोज करना है आपको विटनेस को, एक्सपोज बिफोर द कोर्ट दैट हु इज हिज रियल कैरेक्टर, कि कितना झूठ उसने जो है बोला है एग्जामिनेशन इन चीफ में, जितना रायता फैलाया है वो यहां पर हम कोर्ट को दिखाएंगे। ठीक है जी, सो और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? सो दैट द कोर्ट डज नॉट ट्रस्ट हिम। ठीक है जी, सेक्शन 158 को अगर आप यहां पे रेफर करेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, तो आपको आंसर मिल जाएगा कि किस तरीके से आप इंपीच कर सकते हो ऑफ अ क्रेडिट ऑफ ए विटनेस। द क्रेडिट ऑफ अ विटनेस में बी इम्पीच्ड इन द फॉलोइंग वेज बाय द एडवर्स पार्टी। तो ऑब्वियसली कौन करेगा? एडवर्स पार्टी ही करेगी, लेकिन एक और भी सर्कमस्टांस है, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट। अगर आप कोर्ट से परमिशन ले सकते हो तो वो भी कर सकती है जो पार्टी उसे बुलाती है। अब ये तो एडवर्स पार्टी वाला तो बहुत बेसिक है कि वही इंपीच करेगी। तो सर अपने ही विटनेस का कोई जिस विटनेस को आपने खुद बुलाया है वो क्यों करना चाहेगा? बिकॉज दिस इज द केस ऑफ हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस के केस में आपका केस यहां फॉल कर जाएगा। ठीक है जी, अब कैसे करोगे? आप कोर्ट में ऐसे एविडेंस दोगे ऑफ पर्संस हु टेस्टिफाई दैट दे फ्रॉम देयर नॉलेज ऑफ द विटनेस बिलीव हिम टू बी अनवर्दी ऑफ क्रेडिट। आपने कोर्ट में ऐसा एविडेंस दिया जो लोगों ने आपको बताया, टेस्टिफाई किया, जो कि ये बता रहे हैं कि ये इंसान बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहा है। ठीक है जी, दूसरा आपने ऐसा एविडेंस दिया कोर्ट में कि इसको पैसे दिए गए हैं। ठीक है, और ये पैसे देके मतलब इन शॉर्ट ब्राइब देके, ब्राइब में अब वो आपका कैश भी आ जाएगा और काइंड भी आ जाएगा और एनीथिंग भी आ जाएगा। ठीक है, तो उस तरीके से उन वजह से आप ये प्रूव करोगे कि ये देखिए इन्होंने जो नई कार ली है ना, इनसे पूछे वो नई कार आई कैसे है। वो नई कार इसलिए आई है ताकि ये कोर्ट में ये एविडेंस आकर दे। ठीक है, नेक्स्ट वन, बाय प्रूफ ऑफ फॉर्मर स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट। तो मतलब जो पहले की स्टेटमेंट्स हैं, अब जैसे मान लो यहां पर विटनेस ही थे जिन्होंने एफआईआर लिखवाई। ठीक है, अब एफआईआर में इन्होंने लिखवाया कि ए ने बी का गला जो है चाकू से काट दिया, और अब कोर्ट में आके कह रहे हैं ए ने बी को गोली मार दी। सो देयर इज इनकंसिस्टेंसी। भाई पहले आप बोल रहे थे कि चाकू से मारा है, अब बोल रहे हो गोली से मारा है, तो देयर इज इनकंसिस्टेंसी। इट मींस आप झूठ बोल रहे हो। और इनकंसिस्टेंसी होती कब है? जब आप झूठ बोलते हो। वो कहते हैं ना, सच अगर बोला है तो आपको टेंशन नहीं होती, क्योंकि आपको याद नहीं रखना पड़ता। लेकिन अगर आपने झूठ बोला है तो आपको ये भी याद रखना पड़ता है कि झूठ क्या बोला है, राइट? और फिर जितनी बार आप बोलते हो तो कभी ना कभी कुछ और ही झूठ निकल जाता है। सो देयर कम्स द इनकंसिस्टेंसी। तो इट मींस कि आप झूठ बोल रहे हो। तो इन तरीकों से आप जो है इंपीच कर सकते हो ऑफ द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस। अब यहां पे लिखा है यूज इलस्ट्रेशंस। ठीक है जी, सो देयर आर टू इलस्ट्रेशंस। ये दोनों ही इलस्ट्रेशंस जो हैं मैंने आपकी पिक की हैं फ्रॉम द बेयर एक्ट इटसेल्फ। ठीक है, और दोनों ही इलस्ट्रेशन, एक सिविल है एक क्रिमिनल है, लेकिन दोनों ही इलस्ट्रेशंस में ऑन ए प्रीवियस ओकेजन है, जो की पॉइंट है, जो कि कॉमन है
ठीक है, कि प्रीवियस ओकेजन मतलब पहले कुछ और कहा था अब कुछ और कहा, तो इनकंसिस्टेंसी आ गई, सो दैट वी कैन प्रूव हियर दैट वी कैन इजीली इंपीच द क्रेडिट ऑफ ए विटनेस। तो पहले सिविल केस में क्या बात हो रही है, ए ने बी के ऊपर सूट फाइल कर दिया, किस लिए, फॉर द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड एंड डिलीवर्ड टू बी। सी ने कहा दैट ही डिलीवर्ड द गुड्स टू बी। Evidence is offered to show that on a previous occasion he said that he had not delivered the good। तो पहले आपने कहा था कि गुड्स डिलीवर नहीं किए हैं, अब कह रहे हो गुड्स डिलीवर किए हैं, तो इनकंसिस्टेंट हो गई। तो इन शॉर्ट दिस एविडेंस इज एडमिसिबल। दूसरा, A is accused of murder of B. C says that B, when dying, declaration that A had given B the wound of which he died। अब ये dying declaration दे रहे हैं। Evidence is offered to show that on a previous occasion C said that B when dying did not declare that A had given B the wound। तो मतलब पहले तो वो कह रहे थे कि भाई ऐसी कोई डाइंग डिक्लेरेशन दी ही नहीं, अब आप कह रहे हो डाइंग डिक्लेरेशन दी है, तो मतलब अगेन इनकंसिस्टेंसी, ये कोरोबरेट नहीं हो रहा है, और कोरोबरेट नहीं हो रहा है, इनकंसिस्टेंसी हो रही है। सो यू कैन इजीली impeach the credit of a witness। So I hope all these questions are clear to you. Still, if you have any doubts, any questions in relation to these topics or any other, then you can write your questions in the comments and I'll be happy to answer them accordingly. Till then, yes, it's time to say